हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि जो आप लोगों को पता है कि राजस्थान में चुनावों का माहौल बना हुआ है। तो इस टाइम सबसे ज्यादा देखा जाए तो ग्राम पंचायत या आपके गांव में भी जो चुनावी माहौल चल रहा है, साथ ही साथ ये भी चल रहा है कि कौन सरपंच बनेगा और कौन इस सरपंच की गद्दी पर बैठेगा। तो साथ ही साथ इसमें बात की जाती है कि देखो, सरपंच बनने का जो अभी चरण है, वो जो आरक्षण आवंटन होने वाला है वो 18 सितंबर को इस आगे ट्रांसफर कर दिया। बेटे, पहले क्या था कि ये 18 अगस्त को होने वाला था, बट अब आगे स्थगित कर दिया है। ये 18 सितंबर को होने वाला है। अब राजस्थान में जो चुनावों का माहौल है वो उभरा हुआ है, और साथ ही साथ अब बात की जाती है कि राजस्थान में जो सरपंच पद के लिए योग्यता निर्धारित की गई है, क्या कितनी उम्र होनी चाहिए, उसके पास कितने बच्चे होने चाहिए और उसके पास कितनी शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, जिससे वह सरपंच के पद को मतलब प्राप्त कर सके या उस सरपंच पद पर लड़ सके। तो इसके लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि सरपंच चुनाव 2026, आपको भी पता है कि राजस्थान में जो चुनाव होने वाले हैं 2026 के अंदर, तो उससे कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट के साथ साथ क्या क्या जरूरी योग्यताएं होनी चाहिए उसके पास, क्या उसके पास नियम है, काफी नियम है, इनको जानना अगर आप सरपंच बनने की तैयारी में हो और अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो ये नियम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। साथ ही साथ अगर ये, इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपको इसमें हेल्प मिलेगी कि क्या आप सरपंच पद पर बनने के लिए जो भी पॉइंट बताए गए हैं, क्या आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं, और साथ ही साथ क्या आपके पास जो भी योग्यताएं हैं, तभी आप एक सरपंच पद के लिए आप निर्वाचित हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात की जाती है कि जो हम सरपंच पद के लिए वो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड रहती है कि चुनाव लड़ने से पहले ये नियम जान लो, कि अगर चुनाव लड़ने से पहले ये नियम जान लो, ये नियम जान लो। तो सरपंच चुनाव 2026, आपको भी पता है कि 2026 के चुनाव है सरपंच पद के लिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे रिमार्क भी कर दिया है। ठीक है, अब यह है कि देखो, आगे पहले क्या था कि जिसके पास दो बच्चे होते थे वो सरपंची के पद पे नहीं खड़ा हो पाता था, उम्मीदवार था, वो सरपंची नहीं लड़ सकता था। बट क्या है कि मार्च 25 मार्च 2026 में इस नियम को खत्म कर दिया है। दो बच्चों के नियम को खत्म कर दिया। क्या कर दिया? खत्म कर दिया है। अगर दो बच्चों की अब अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। अब किसी भी उम्र पर दो बच्चे का नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, अब दो बच्चों का जो नियम था पहले, ये क्या था कि जिसके पास दो बच्चे हैं वो सरपंची के पद के योग्य नहीं माना जाता था। उसे या तो देखो, अब तो आप भी समझते हैं कि अगर ये ऐसा नियम आता है तो उसको भी पता है कि मेरे घर में मेरे तो दो बच्चे अधिक हैं, बट मेरे भाई है तब भी सरपंची तो मैं ही लड़ूंगा, ये रहता है सभी के। बट अब वो खुद लड़ सकता है, ऐसा नहीं है कि उसे अपने भाई को खड़ा करने की जरूरत है। तो दो बच्चों की जो अनिवार्यता थी वो खत्म कर दी गई है। अब सेकंड पॉइंट आता है कि पेंशनधारी लड़ सकता है चुनाव, कि अगर किसी को पेंशन मिल रही है और वो रिटायरमेंट है और क्या वो सरपंच पद के लिए एलिजिबल है, तो इसका देखो, सेवानिवृत्त व्यक्ति पेंशन लेते हुए चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, यदि वे अन्य किसी योग्य व्यवसाय अयोग्यता के दायरे में नहीं आता है तो जब भी वो चुनाव लड़ सकता है। देखो क्या है कि अगर वो सेवानिवृत्त, ठीक है, वो है, अगर वो पेंशन प्राप्त कर रहा है, ठीक है, तो यदि वे अन्य किसी योग्य व्यवसाय या अयोग्यता के दायरे में नहीं आता है तो वो चुनाव लड़ सकता है। जो पेंशन प्राप्त कर रहा है व्यक्ति वो भी चुनाव लड़ सकता है। थर्ड पॉइंट में भी बात की जाए तो अब आता है कि सरकारी कर्मचारी चुनाव लड़ सकता है। देखो, सबसे बड़ी बात आती है कि क्या सरकारी कर्मचारी भी चुनाव लड़ सकता है। देखो यहाँ पे ये है, तो स्थायी सरकारी कर्मचारी सेवा में रहते हुए चुनाव नहीं लड़ सकता है। जैसे अगर किसी की गवर्नमेंट जॉब है वो चुनाव नहीं लड़ सकता है अगर वो सेवा में रहते हुए। यहाँ पे देखो, मैंने मेंशन भी कर दिया है कि अगर वो व्यक्ति सेवा में है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। लड़ सकता है तो नियमों के अनुसार उसे इस्तीफा देना होगा। अगर देखो, चुनाव वैसे तो वो लड़ेगा ही नहीं, पहली बात तो यही बात की जाती है। अगर वो लड़ लेता, चुनाव जीत भी जाता है, तो नियमों के अनुसार उसे इस्तीफा देना होगा। जब उससे इस्तीफा मांगा जाएगा उसी टाइम। ठीक है, अब
बात की जाती है कि देखो काफी लोग बोलते हैं कि मेरे ऊपर तो केस हो गया है, तो मैं चुनाव कैसे लड़ पाऊंगा। ठीक है, ये गलत है। यहाँ पे है केस होने पर, ये मिस टाइपिंग हो गई थी। केस होने पर चुनाव लड़ सकता है, तो सिर्फ एफआईआर या केस दर्ज होने से रोक नहीं लगती। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति है, उसने कोई जुर्म तो किया नहीं किया है, बट ऐसा उसके पास कोई वैलिड प्रूफ नहीं है जिससे उसे ये साबित हो जाए कि उसके पास ये वो है, तो सिर्फ एफआईआर या केस दर्ज होने से रोक नहीं लगती। केस पर चुनाव केस होने पर भी वो चुनाव लड़ सकता है, बट जब लड़ सकता है कि उसके पास कोई, अगर उसे जेल जैसे केस हो है, उसका कोई वैलिड प्रूफ नहीं है, तो ही वो चुनाव लड़ सकता है। अब फिफ्थ पॉइंट की बात की जाए कि जेल जाने वाले चुनाव लड़ सकते हैं। इसमें देखो फिफ्थ पॉइंट है जेल। देखो एक नॉर्मल से बातें हैं जो कि एक आम आदमी को भी आनी चाहिए कि जेल जाने वाले चुनाव लड़ सकते हैं। देखो एक गांव में क्या होता है कि जब भी शाम को बैठक बैठती है तो बोलते हैं कि वहां पे तो ऐसा था कि सरपंच तो खड़ा हुआ, बट वो पहले जेल काट आया था। अब जेल काट आया था तो उसे इस्तीफा देना पड़ा। ऐसा कुछ भी नहीं है, जेल जाने पर भी चुनाव लड़ सकता है, बस वह किसी भी शर्त से बाहर नहीं होना चाहिए। अब इसमें भी है कि निर्णय करता है यदि किसी गंभीर अपराध में दोष सिद्ध होकर कानून के तहत घोषित नहीं किया गया है तो चुनाव लड़ सकते हैं। दोष सिद्ध होकर कानूनी के तहत घोषित नहीं किया गया है तो चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, तो एक पहला है दो बच्चों का जो नियम था वो खत्म कर दिया गया है। पेंशनधारी चुनाव लड़ सकता है, हाँ लड़ सकता है, यदि वो किसी अन्य योग्यता या व्यवसाय के दायरे में नहीं आता है। सरकारी कर्मचारी चुनाव लड़ सकता है, नहीं लड़ सकता है। क्या सरकारी कर्मचारी चुनाव नहीं लड़ सकता है? और केस होने पर चुनाव लड़ सकते हैं, तो केस होने पर चुनाव नहीं लड़ सकता है। और एक दूसरी बात आती है, केस होने पर उसका वैलिड डॉक्यूमेंट हो तभी इस दायरे की जो नियम है, शर्तें हैं, अगर उनको वो पूरा करता है तो चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, अब बात की जाती है कि जेल जाने वाला पर्सन भी चुनाव लड़ सकता है अगर उसे दोष सिद्ध होकर कानून के तहत अयोग्य नहीं किया गया हो तो। अब देखो ये तो नॉर्मल सी बातें थी जो कि आपने समझ ली हैं। तो साथ ही साथ अब 6 नंबर पॉइंट की बात की जाए कि एक सरपंच पद के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। अगर आप सरपंची की चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और आपकी जो गांव में भी चुनाव की तैयारियां वो बहुत अच्छे तरीके से चालू हो गई हैं, ठीक है, तो उम्र कितनी होनी चाहिए? एक सरपंच पद के लिए जो उम्र निर्धारित की गई है वो न्यूनतम वर्ष है 21 वर्ष। कितनी वर्ष की गई है? 21 वर्ष निर्धारित की गई है। न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। नामांकन की तिथि, जो एज कैलकुल एज कैलकुलेशन होगी ना, आपकी जो एज कैलकुलेशन होगी वो होगी आपकी नामांकन की अंतिम तिथि तक 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए, तभी वह चुनाव लड़ सकता है। अगर इसमें कुछ कम होता है तो देखो आगे क्या है कि जो नामांकन तिथि जिस दिन आप नामांकन कर रहे हैं उस दिन आपकी 21 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, चुनाव लड़ने में कितना खर्च? नामांकन शुल्क से तय किया जाता है कि चुनाव लड़ने हम कितना खर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब है चुनाव खर्च पर सीमा निर्धारित की जाती है और पूरा हिसाब देना होता है। ऐसा नहीं है कि आप सरपंच पद के लिए आपके पास तो अपार भंडार है, पहले भी आप चुनाव लड़ चुके होंगे, उसमें से भी कमाया है आपने तो, और आपने कितना घोटाला किया है वो सारे लोग। अब आप बोलते हो कि कितना, मैं अब पहले तो आप सरपंच रह चुके हो, बट अब क्या होता है कि उन्होंने घोटाला कर करके, देखो मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा आगे, कितना फंड मिलता है, किस ग्राम पंचायत में कितना फंड आया है, सारी वीडियो आने वाली है चैनल पे, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको सरपंच बनने से लेके कौन कौन से कार्य, कितना बजट आता है, कितना हमारी ग्राम पंचायत में काम आया हुआ है, ये सारी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। तो देखो ये है कि कितना खर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो चुनाव खर्च पर सीमा निर्धारित की जाती है और पूरा हिसाब देना होता है हमें। ऐसा नहीं है कि मेरे पास तो अपार भंडार है तो मैं तो जम के खर्च करूंगा, मुझे कोई नहीं है, हाँ देना, उसका हिसाब भी देना होगा। ठीक है, अब 8 नंबर पॉइंट की बात की जाए तो कौन चुनाव लड़ सकता है, कि ऐसा तो नहीं है कि कोई पाकिस्तान का व्यक्ति आके यहाँ चुनाव लड़ ले, तो
देखो सबसे बड़ी बात की जाती है फर्स्ट नंबर पॉइंट की, कि एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। उसके पास जो नागरिकता होनी चाहिए वो किसकी होनी चाहिए, वो भारत की होनी चाहिए, ठीक है। तो वो चुनाव लड़ सकता है। संबंधित ग्राम पंचायत का मतदाता होना चाहिए। वह व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है जिस पंचायत से अगर वह खड़ा हो रहा है तो उसी पंचायत से संबंधित होना चाहिए, तभी वह उस ग्राम पंचायत में अपना हक जता सकता है। यानी कि बात की जाए कि वह उस पंचायत में जब इलिजिबल होगा जब उसी के पास उसी ग्राम पंचायत की वोटर कार्ड होगा या संबंधित ग्राम पंचायत का मतदाता होना चाहिए, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट की बात की जाए, क्या न्यूनतम वर्ष 21 वर्ष होनी चाहिए। सामान्य से बात है कि देखो किसी पद को संभालने के लिए एक एज क्राइटेरिया होता है, तो उसको भी यहाँ पे फिक्स कर दिया कि 21 वर्ष तो नॉर्मल होनी चाहिए। कानूनी रूप से अयोग्य घोषित ना किया गया हो किसी भी तरह से। देखो मैंने यहाँ पे एक दो पॉइंट डिस्कस किए थे, केस होने पर चुनाव लड़ सकता है, जेल जाने पर। अगर इसमें वो शर्तें नियम और शर्तों को पूरा नहीं करता है तो वो बाहर हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं तो जेल काट के आया हूं तब भी चुनाव लड़ूंगा, बट वो नियम है शर्तों को अगर पूरा करता है तो ही लड़ सकता है ऐसी स्थिति में, नहीं तो वरना वो चुनाव नहीं लड़ सकता है, ठीक है। अब कानूनी रूप से अयोग्य घोषित किया गया हो वो व्यक्ति चुनाव ना किया गया हो तो लड़ सकता है। नामांकन सही तरीके से भरा हो। देखो आजकल क्या होता है कि जल्दबाजी में नामांकन को वो गलत कर देते हैं, तो कभी कभी नामांकन की वजह से भी हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, जिस कारण ये फॉर्म रिजेक्ट होने के कारण वह उस पद के लिए आगे से प्रोसेस नहीं कर पाता है। अब 9 नंबर पॉइंट की जाए, अब देखो आपने 8 नंबर पॉइंट को अच्छे तरीके से समझ लिया, ठीक है, कि कौन कौन व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। भारत का नागरिक होना चाहिए, संबंधित ग्राम पंचायत से उसका वोटर कार्ड होना चाहिए, न्यूनतम आयु उसकी 21 वर्ष प्लस होनी चाहिए, कानूनी रूप से अयोग्य घोषित ना किया गया हो और नामांकन सही तरीके से होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो चुनाव किसे चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं होती है। इधर देखो मैं अभी क्या बात की थी कि कौन कौन चुनाव लड़ सकता है। अब इसी पॉइंट को देखो उल्टा करो कि कौन कौन चुनाव नहीं लड़ सकता है या किसे चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं होती है। मैंने एक एक पॉइंट को बारी बारीकी से यहाँ पे वो बताया गया है, ठीक है। तो कानूनी रूप से अयोग्य घोषित किया गया व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। किसी अपराध या दोषसिद्ध व्यक्ति कानून अनुसार वह चुनाव नहीं लड़ेगा, ठीक है। दिवालिया घोषित होने पर व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। दिवालिया शब्द तो सुना है ना आपने, ठीक है। दिवालिया घोषित होने पर वह व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। मानसिक रूप से अयोग्य घोषित व्यक्ति, जिसे मेंटली कहते हैं ना कि वो मानसिक रूप से थोड़ा ऐसा ही है, तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। सेवा नियमों के अधीन सरकारी कर्मचारी नहीं लड़ सकता है जब तक पात्र ना हो, ठीक है। अब सिंपल सी बात की जाए कि यहाँ पे देखो चुनाव लड़ने के लिए एक साइड में आपको बताइए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, एक साइड में जो कौन नहीं लड़ सकता है। अब इसी पॉइंट की बात की जाए 10 नंबर पॉइंट की, तो चुनाव लड़ने के लिए हमारे पास कौन कौन से वैलिड डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिससे हम अपना नामांकन फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। नामांकन फॉर्म भरने के लिए हमारे पास क्या क्या वैलिड डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तो इसकी जो नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड हमारी रहने वाली है कि सरपंच चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के लिए आवश्यक दस्तावेज, ठीक है। सरपंच चुनाव के लिए आवश्यक दस्तावेज, एक तो सबसे पहले देखो चुनाव है तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट तो वही आता है कि वोटर कार्ड। अगर आपके पास उसी ग्राम पंचायत का वोटर कार्ड ही नहीं है तो आप चुनाव कहां से लड़ पाओगे। पहली बात तो यही बात की जाए, तो सबसे पहले बात की जाती है कि आपके पास उसी ग्राम पंचायत का वोटर कार्ड होना चाहिए जिससे आप चुनाव लड़ रहे हो। ऐसा नहीं है कि मैं तो दूसरी पंचायत से बिलोंग करता हूं, ठीक है, और चुनाव लड़ूंगा, जैसे कि मैं किसी दूसरी पंचायत से बिलोंग करता हूं, मैं चुनाव लड़ूंगा किसी अदर पंचायत में, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आपका जो वोटर कार्ड है वो उसी ग्राम पंचायत से रिलेटिव होना चाहिए जिस ग्राम पंचायत से आप अपना फॉर्म लगा रहे हो या जिस चुनाव से आप जिस ग्राम पंचायत में अपना सरपंच बनने के सपने देख रहे हो, ठीक है। अब बात की जाती है 2 नंबर पॉइंट की, मतदाता पहचान की। मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नाम। वही व्यक्ति चुनाव देखो लड़ सकता है कि एक तो पहले सबसे पहले उसके पास वोटर कार्ड होना चाहिए और मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। ये सबसे बड़ा वो होता है कि अपना नाम मतदाता सूची में चेक करते रहना चाहिए कि हमारा किसी ने नाम तो नहीं कटवा दिया है। नाम तो नहीं कटवा दिया है क्योंकि आज के टाइम में आपको भी पता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं कि चलो
चुनाव तो लड़ रहा है पर साला हम इसका वो खत्म ही कर देते हैं, चुनाव लड़ेगा तो बाद में। काफी केस देखने को मिलते हैं। बट ये है कि चुनाव लड़ने के लिए आपको उस मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, वोटर कार्ड होना चाहिए आपके पास, ठीक है। अब बात की जाती है कि संबंधित चुनाव क्षेत्र मतदाता होना जरूरी है, ठीक है। अब उसके पास आधार कार्ड होना चाहिए। देखो आज आज के टाइम में आधार कार्ड और राजस्थान की बात की जाए तो जन आधार कार्ड, आधार कार्ड और जन आधार कार्ड एक ऐसे डॉक्यूमेंट बन चुके हैं जिनके बिना कोई भी काम नहीं होता है। और आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए, ठीक है। अब फोर्थ नंबर पॉइंट की बात की जाए तो पहचान रिकॉर्ड के लिए पहचान सत्यापित में उपयोगी, ठीक है। देखो ये तीन आपके एक डॉक्यूमेंट, एक पहचान पत्र होना चाहिए, मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, साथ ही साथ अगर और पहचान रिकॉर्ड बनाना है तो एक पैन कार्ड होना चाहिए, ठीक है। वैसे भी पैन कार्ड जरूरी है, ये नहीं है कि पैन कार्ड होना चाहिए, ठीक है। एक आयु प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र इसी में से किसी में से भी सत्यापित हो जाता है। अगर बात की जाए तो यहाँ राशन कार्ड भी सम्मिलित है, मैंने बट इंक्लूड यहाँ इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। आयु प्रमाण पत्र और है 6 नंबर पॉइंट है 21 वर्ष की न्यूनतम आयु साबित करने के लिए यही डॉक्यूमेंट है। आप आधार कार्ड से भी साबित कर सकते हो, वोटर कार्ड से भी साबित कर सकते हो, और जनाधार से भी साबित कर सकते हो, और राशन कार्ड से भी साबित कर सकते हो। और इसके सबसे वैलिड प्रूफ माना जाता है, वो माना जाता है बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर ये हो तो और अच्छी बात है, क्या? बर्थ सर्टिफिकेट। 7 नंबर पॉइंट की बात की जाए तो देखो, अब अगर आप नामांकन करने जा रहे हो तो आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात अब है जाति प्रमाण पत्र, क्या होना चाहिए आपके पास? जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो जाति प्रमाण पत्र SC ST OBC आरक्षित सीट वाले उम्मीदवार के पास जाति प्रमाण पत्र होना ही चाहिए, ठीक है। जब भी वो कर पाएंगे कि आपका जो है आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है। अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो आप ये नहीं साबित कर पाओगे कि मैं इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, कि जैसे मेरी जाति SC है, OBC है, या जनरल है, या ST है। बट उसको साबित करने के लिए हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, वो होता है जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। ये आपके पास होना चाहिए। अगर महिला सीट आई हुई है, सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि अगर महिला सीट आई हुई है तो महिला होने का अलग से प्रमाण पत्र देना होगा आपको, महिला आरक्षित सीट पर महिला आरक्षण से संबंधित पात्रता के लिए, ठीक है। महिला होने का प्रमाण पत्र जमा कराना होगा। अगर जब भी आप नामांकन फॉर्म भरते हैं तो एक शपथ पत्र होता है, जहां नियम फॉर्म में मांगा, जहां पर नियम लिखे होते हैं फॉर्म में इंक्लूडिंग की होते हैं, मेंशन होते हैं, वहां पे उम्मीदवार की जानकारी और घोषणा से उस पर सिग्नेचर कराई जाते हैं, वहां एक शपथ पत्र होता है वो बनता है, ठीक है। एक है जमानत नामांकन शुल्क संबंधी रसीद, जहां लागू हो नामांकन प्रक्रिया के लिए। अगर देखो ये सारे जो डॉक्यूमेंट है वो नामांकन प्रक्रिया के लिए आपको जरूर चाहिए, और ये सारे डॉक्यूमेंट है वो जरूर आपके पास होने चाहिए, तभी आप अपनी पंचायत के लिए एक सरपंच पद के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। अगर आपके पास इसमें से किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं रोक आएगी, या मतलब आपको परेशानी हो सकती है। आप भी समझ सकते हैं कि अगर इनमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपके पास कि एक सरपंच बनने के लिए, ठीक है। अब 4th नंबर स्लाइड की बात की जाए तो जो सरपंच चुनाव 2026 महत्वपूर्ण जानकारी, ठीक है, महत्वपूर्ण जानकारी, जो कि अभी हमने क्या क्या समझा कि कौन चुनाव लड़ सकता है, कौन नहीं लड़ सकता है। साथ ही साथ अब बात की जाती है कि चुनाव से रिलेटेड हमें कुछ जानकारी, अगर सरपंच बनने जा रहे हो तो आपको इतना भी तो पता होना चाहिए कि हमारा चुनाव करवाता कौन है, कैसे क्या, सारी जानकारी आपको पास होंगी तो आप एक सरपंच पद पे आपसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता है, ठीक है। तो एक है कि कौन अधिकारी चुनाव करवाते हैं, ठीक है। अगर आपने बोल तो दिया कि नहीं साहब मैं तो चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, और बट वहां पे अगर जैसे ही आप नामांकन फॉर्म भरते हैं तो वहां पे आपको पता चलता है कि मुझे तो यही नहीं पता कि मेरा नामांकन फॉर्म कहाँ पे जमा होगा, कहाँ कैसे क्या, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, बट मेरे पास पैसा बहुत है, मैं उसके जरिए सारी चीजें कर लूंगा। आज के टाइम में हमें भी पता है, आपको भी पता है कि पैसा वेरी इंपोर्टेंट लाइफ, मतलब आपकी लाइफ में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे काम पैसे से हो जाते हैं। बट आपके पास अगर थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप इसको भी समझ लीजिए, ठीक है।
तो एक है कि कौन अधिकारी चुनाव करवाते हैं, ठीक है। तो राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन राजस्थान, ठीक है, पंचायत चुनाव का संपूर्ण संचालन करता है, ठीक है। कौन करता है? राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग, इसे इंग्लिश में कहते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन राजस्थान। पंचायत का चुनाव संपूर्ण संचालन यही लोग करते हैं, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सम्मिलित हो? जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला कलेक्टर, रिटर्निंग अधिकारी आरओ, ठीक है, सहायक रिटर्निंग अधिकारी एआरओ, और ब्लॉक स्तर के अधिकारी पूरी चुनाव प्रक्रिया का संचालन करते हैं, ठीक है, पूरी प्रक्रिया का संचालन करते हैं। अब ये तो अब दूसरी बात की जाए तो चुनाव का लाभ और अधिकार, कि मैंने फॉर्म भर दिया, चुनाव अच्छे से हुआ, संपूर्ण हुआ और जीत भी गया। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम चुनाव लड़ रहे हैं तो उसके फायदा तो आपको सबसे बड़ा पता है कि मेरे तो पास जैसे ही सरपंच बनूंगा, इधर का उधर, उधर से इधर, बस सबसे पहले अपना, सबको फायदे पते हैं। बट यहाँ भी देख लो, एक बात की जाती है ग्राम पंचायत की अध्यक्षता। जैसे ही आप सरपंच बनते हो तो आप ग्राम पंचायत के अध्यक्ष बन जाते हो, एक मेन मुखिया बन जाते हो कि मैं इस ग्राम पंचायत का मेन मुखिया हूँ। जो भी आगे जो काम होंगे और जो हमारी ग्राम पंचायत के लिए जो भी योजनाएं आएंगी तो उनको सभी जनता को मैं बताऊंगा और उनके काम में अध्यक्ष के रूप में काम करूंगा। बट ये ओनली कागजों में रह गया है। जैसी योजना आती है वो बताने की तो छोड़ो, कोई नोटिफिकेशन तक नहीं देते हैं, ठीक है। बट ऐसा अब आगे से नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं इस चैनल पे सबसे पहले अब संपूर्ण सरपंच या कोई भी इलेक्शन से रिलेटेड आपको जानकारी प्रोवाइड करवाता रहूंगा समय 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 से, ठीक है। तो अब है ग्राम सभा बुलाना। अब देखो, अब सरपंच तो बन ही गए हैं, अभी तो ग्राम सभा बुलाना, कौन सी मीटिंग कहाँ करनी है, क्या है उस मीटिंग में क्या फैसले लेने हैं, सारी चीजें डिस्कस की जाती हैं, ठीक है। अब है कि अब सरपंच बनने के और क्या लाभ है? विकास कार्यों की निगरानी। जैसे ग्राम पंचायत में आपके पास कोई काम आता है तो उसकी निगरानी करते हो, मेन अध्यक्ष आप ही हो तो निगरानी तो करोगे ना, अब क्योंकि उससे तो पैसा आपको ही आने वाला है भाई, ठीक है। तो आपको विकास कार्यों की निगरानी, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, मतलब सरकारी योजनाओं का संचालन, ठीक है। अब है सड़क, पानी, बिजली, सफाई आदि कार्य। अब देखो, ये बात है कि लोग सरपंच बन जाते हैं, उसके बाद एक शपथ होती है कि मैं अपनी ग्राम पंचायत का अच्छे से संचालन करूंगा और जो भी तकलीफें हैं जनता की या कुछ भी समझो अगर सड़क से रिलेटेड है, आपकी पानी से रिलेटेड है, सफाई से रिलेटेड है, बिजली से रिलेटेड है या किसी भी काम से रिलेटेड है, तो मैं इनको कंप्लीट करूंगा। तो मानते हैं कि वादे किए जाते हैं, बट कुछ कुछ कार्यों में वादे तो किए जाते हैं, बट उनको कोई जैसे ही वो सरपंच बनते हैं तो उन वादों को भी भूल जाते हैं कि मैंने क्या किया था, क्या कर रहा हूँ और क्या करने वाला हूँ, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि मेरे जेब से पैसा निकले। जैसे ही सरपंच बनते हैं वो अपना पहले अपना देखते हैं कि मतलब मेरे पास पैसा आ गया। और सबसे बड़ी बात की जाए, मैं खुद का प्रैक्टिकल बोलता हूँ, ऐसा नहीं है कि मतलब ये ओनली वीडियो के पर्पज से है, वीडियो के पर्पज से बिल्कुल भी नहीं है। कि जब इनके पास आप साइन करवाने जाओ ना, तब भी इनके एक बात बोलते हैं कि अभी पापा घर नहीं है। अगर पापा घर नहीं है तो फिर खेत पे मिलेंगे, अगर खेत पे भी जाओ साइन करवाने तो वो घर के लिए निकल गए हैं, अगर वहां भी पहुंच जाते हैं तो वो बाहर गए हैं, शाम को आना। अगर जैसे ही आप शाम को जाते हो तो सुबह आना, फिर इनके ये ड्रामे चालू हो जाते हैं। तो इसलिए बेटर है कि अगर आप देखो, ये तो सरपंच चुनाव से रिलेटेड थी, बट अगर ये हम लोग भी इस वीडियो को देखेंगे, ऐसा नहीं है कि हम लोग भी नहीं देखेंगे, सारे लोग वीडियो को देखेंगे, तो अपना वोट उसी को दें जो आपको इन तरीकों का बहाना ना लगाए। तो आप भी समझते हैं कि ठीक है। अगर पंचायत बजट का संचालन, ये तो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है उनका, कि इसी का तो सबसे बड़ा खेल होता है कि पंचायत जैसे ही चुनाव में पंचायत बजट आता है तो इसी से तो उनकी रोजी रोटी आगे बढ़ती है, ठीक है। और ग्रामीण विकास योजनाओं की देखरेख, ठीक है। तो ये है सब चुनाव का लाभ और अधिकार। जैसे ही आप सरपंच बन जाते हो तो आपके पास क्या क्या अधिकार होने चाहिए, क्या लाभ आपको मिलते हैं, ये सारी चीजें इस कुर्सी पे है। तो अभी देखो, जो प्रक्रिया है, आपको पता है कि 18 सितंबर को तो आपकी आरक्षित सीट निर्धारित की जाएंगी कि किस ग्राम पंचायत में कौन सी सीट आई है, एससी आई है, एसटी आई है, ओबीसी आई है या जनरल आई है या महिला कैटेगरी की सीट आई हुई है।
तो जो आपकी डेट है वो 18 तारीख को ये डिसाइड हो जाएगा। वैसे 18 अगस्त को ही होने वाला था, बट ये स्थगित कर दी, आगे ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, और जो आपकी प्रक्रिया है वो 15 नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगी। ये जैसे ही 15 नवंबर तक ये प्रक्रिया कंप्लीट होती है, उसी टाइम इस कुर्सी पर कोई बैठ जाएगा, सरपंच। ठीक है, आपको ये दोनों पॉइंट डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, वो मैंने बारीकी से लिखे, तो इस वजह से दोबारा भी वो हो गए हैं। कौन चुनाव लड़ सकता है, कौन नहीं लड़ सकता है, मैंने आपको देखो ये था वो, और ये मेरी पूरी वीडियो का निचोड़ है कि कौन लड़ सकता है, ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो। नामांकन फॉर्म ऑनलाइन उपलब्ध होगा, आवश्यक जानकारी भरकर ऑनलाइन सबमिट करें, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। इसके लिए मैं प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा कि आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, इसका कंप्लीट वीडियो आ जाएगा। और आवश्यक दस्तावेज तो आपने देख ही लिए, एक आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, एक मतदाता पहचान पत्र होना चाहिए, एक आयु प्रमाण पत्र होना चाहिए, एक है पासपोर्ट साइज फोटो, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो होना चाहिए, और महिला होने का प्रमाण, यदि महिला सीट आई हुई है तो महिला होने का प्रमाण होना चाहिए आपके पास में, तभी आप एक यहाँ पे सरपंच के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। एक है जमानत नामांकन शुल्क की रसीद। ठीक है, तो ये सारे वो थे कि जहाँ पे आपने जाना है कि सरपंच पद के लिए, अगर आप सरपंच पद के लिए तैयारियां चल रही हैं आपके यहाँ, तो ये सारे नियम जान लो, और ये सारे क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपके पास में, तो आपको भी पता है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि देखो आज की वीडियो हमने क्या जाना है कि एक तो आपके पास सरपंच बनने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, और एक बेसिक्स रूल्स हैं कि नामांकन तिथि से पहले आपकी 21 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए, और आपके पास आधार कार्ड, ये सारी चीजें कंप्लीट होनी चाहिए नामांकन करते हैं तब। ठीक है, तो आज की वीडियो हमने जाना कि चुनाव लड़ने के लिए आपके पास कौन कौन से आवश्यक अनिवार्यताएं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आगे सरपंच या किसी भी चुनाव से रिलेटेड, ऐसा नहीं है कि मैं हर चुनाव का वो दूंगा, बट मैं उसका मुद्दा जरूर उठाऊंगा। एक है सरपंच, क्योंकि इनका क्या है कि देखो आपको भी पता है, ठीक है, आपको भी पता है कि जैसे सरपंच बनते हैं फिर ये किसी को सेठते नहीं है कि अब तो मेरी पावर, मेरा कुर्सी और मेरा अधिकार और मेरी पंचायत, अब भाड़ में जाए पंचायत के लोग। तो एक तो इस पर सारी चीजें कि कहाँ से फंड आता है, कितना फंड आता है, कितना काम हुआ है, कितना काम नहीं हुआ है, इसी से रिलेटेड सारी वीडियो हमारे मीतू टेक्निकल सपोर्ट चैनल पर आने वाली हैं। ठीक है, और किस फंड मतलब कार्य में कितनी लागत हुई है, तो ये सारी वीडियो कैसे चेक मतलब आने वाली है हमारे चैनल पर। जब तक आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ आप किस ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं तो अपनी ग्राम पंचायत का नाम कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि हम आगे चल के अपने, स्पेशली मैं बात की जाए तो धौलपुर, किसकी, धौलपुर की जितनी ग्राम पंचायतें होंगी उन पे स्पेशली मैं वीडियो बनाने वाला हूं आगे से। ठीक है, तो अपनी ग्राम पंचायत का नाम कमेंट में जरूर बताएं कि आप इस ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं, तो वहां पे आपको ये वीडियो देखो मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएंगी। और जैसे ही आपकी आरक्षण की जो लॉटरी 18 सितंबर को जारी होगी, तो किस मतलब ग्राम पंचायत में कौन सी सीट आएगी, तो सबसे पहले वीडियो का जो नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमारे चैनल पर जो आपको मिलती है वो टेक्निकल नॉलेज, सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलती है। अगर आप ई मित्र संचालक हैं तो भी आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको और इलेक्शन इंफॉर्मेशन, हमने एक टॉपिक न्यू जोड़ा है अपने चैनल पे, जिसकी मैं रेगुलर बेसिस पे एक वीडियो न्यू लाने वाला हूं, और लेटेस्ट अपडेट और पब्लिक सहयोग। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलती हैं। अगर आप इन सभी की जानकारी लेना चाहते हैं तो अगर आप हमारे नीतू टेक्निकल सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।